चलिए सर, इतना ही है क्या आपके इसमें? इतने ही लोग हैं, 4 बच्चे ही हैं। चलिए सर, आप लोगों को लास्ट टाइम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे मैं बात कर रहा था शायद, एज आई रिमेम्बर। लास्ट टाइम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बात कर रहा था ना शायद मैं। यस सर। जी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे मैंने आपको लास्ट टाइम जो बात किया था दैट वाज ओनली अबाउट द स्पीड। मैंने मीन स्पीड जो, या इन अदर वर्ड्स एवरेज स्पीड। फिर हमने डिस्कस किया था मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एंड द थर्ड वाज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो दीज वर द 3 स्पीड्स जिस पे हमने डिस्कशन किया था। तो चलिए उसी पे अब आगे बात करते हैं। अब देखो, एक बात याद रखना कि गैस, ये जो आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसमें देयर आर फ्यू अजम्पशंस, एंड वो उसमें से एक, मैं अजम्पशंस तो डिस्कस नहीं करूंगा, बट आप लोगों को कुछ कुछ अजम्पशंस याद होंगे बिकॉज यू हैव स्टडीड इट इन केमिस्ट्री एज वेल एज इन फिजिक्स। तो आपको एक अजम्पशन ये भी पता होगा कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं दे ट्रेवल्स इन gas, they travels in a gas in all possible directions with all possible velocity। बट कोई भी पार्टिकल अगर आप कंसीडर कर ले, मान लीजिए कि आपने कोई पार्टिकल ले लिया, गैस का पार्टिकल कहने का मतलब गैस का मॉलिक्यूल। अगर आपने गैस का एक मॉलिक्यूल ले लिया तो ये सारे पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा। और याद रखिएगा कि ये जो गैस का कोई भी मॉलिक्यूल है वो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एक्सर्ट्स द सेम प्रेशर। गैस का मॉलिक्यूल, ये अजम्पशन है हमारा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये अजम्पशन है कि गैस के किसी भी पार्टिकल की अगर हम बात करें तो एनी ऑफ द पार्टिकल और एनी ऑफ द मॉलिक्यूल एक्सर्ट्स सेम प्रेशर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जितना एक्स डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करेगा उतना ही वाई में करेगा, उतना ही जेड में करेगा, तो प्रेशर एक्सर्टेड विल बी सेम। एंड बिकॉज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज सेम, तो हम ये भी मानते हैं कि भाई जब प्रेशर सेम है, मान लो कि अगर मैं एक क्यूबिकल कंटेनर ले लूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक क्यूबिकल बॉक्स ले लूं इस तरह का, ठीक है, और इसमें मैं गैस को भर दूं, गैस फिल कर दूं, तो होगा क्या कि इस क्यूबिकल बॉक्स के हर सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट होगा ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस कोलिशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। भैया अगर बॉक्स है तो इसके अंदर जितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हर वक्त मूव कर रहे हैं और हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो मूव करते करते ये करते क्या है, मूव करते करते ये टकराते हैं, किसके साथ टकराते हैं? वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ। सुन पा रहे हो आप लोग? तो जब ये टकराते हैं तो टकराएंगे तो फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो प्रेशर एक्सर्ट होगा। प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये। तो वो जो प्रेशर गैस का मॉलिक्यूल एक्सर्ट करता है, कोई भी गैस का मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सर्ट करता है इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, वो प्रेशर इज अज्यूम टू बी सेम। बिकॉज प्रेशर इज अज्यूम टू बी सेम, तो इस अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि जो आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गैस मॉलिक्यूल्स की जो रफ्तार है उसका अगर मैं स्क्वायर का एवरेज ले लूं, ठीक है, द स्क्वायर एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अलोंग एक्स एक्सिस, वो एग्जैक्टली इक्वल मानी गई है टू द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस का स्क्वायर। बात समझ में आई? ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल के जो वेलोसिटीज का कंपोनेंट है एक्स वाई जेड के अलोंग, the square or the average value of the square of those velocities is assumed to be same। मतलब vx स्क्वायर, vy स्क्वायर और vz स्क्वायर किसके बराबर माना गया है? एक दूसरे के बराबर माना गया है। पहली बात, यहां तक कुछ हजम हुआ है आप लोगों को? ये बात समझ में आई है आप लोगों को कि बिकॉज गैस के जो मॉलिक्यूल है वो हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये जो वेलोसिटी के स्क्वायर्स हैं या एवरेज वैल्यू ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वो हर डायरेक्शन में सेम है। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं, अच्छा ये इसको, इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा पॉइंट समझ लो कि भाई अगर कोई भी गैस का मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी है बेटे, वाई के अलॉन्ग भी है, जेड के अलॉन्ग भी है, वाई भी है जेड भी है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इसकी वेलोसिटी है उसको वी एक्स आई कैप कह लीजिए, इसके अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो वी वाई जे कैप कह लीजिए, और इसके अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो वी जेड के कैप कह लीजिए।
तो इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ एनी गैस मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू व्हाट? तो वेलोसिटी वेक्टर विल बी इक्वल टू vx i कैप प्लस ऑफ vy j कैप प्लस ऑफ vz k कैप। यही तो इसका वेलोसिटी वेक्टर होगा। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज दिस, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड विल बी रिटन एज इक्वल टू vx स्क्वायर्ड प्लस ऑफ vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। इतना तो वेक्टर शायद याद होगा ना, तो अपने पास इतना टाइम है कि मैं वेक्टर सिखाऊं अभी आपको। तो खैर vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड आएगा। तो इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो दिस विल बी नथिंग बट vx स्क्वायर प्लस ऑफ vy स्क्वायर प्लस ऑफ vz स्क्वायर। मैंने आपसे बोला कि आपकी जो हर डायरेक्शन में वेलोसिटी है दैट इज कंसीडर्ड टू बी सेम। हर डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम मानी जाती है बिकॉज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इन ऑल द डायरेक्शन इज सेम। तो आप ये कह सकते हैं सर, यहाँ से ये कह सकते हैं आप कि vx इज इक्वल टू vy इज इक्वल टू vz है। ठीक है, vz है तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ vx, या इससे ये भी कह सकता हूँ कि vx इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 3। इसी तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ vy। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि vy इज इक्वल टू नथिंग बट v स्क्वायर बाय 3। ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी कह सकते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ vz। तो vz इज नथिंग बट v स्क्वायर बाय 3। तो ये आप लिख सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हैं v स्क्वायर का एवरेज डिवाइडेड बाय 3, दिस इज द रिलेशन बिटवीन vx स्क्वायर vy स्क्वायर vz स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मैं इसका रूट कर दूं हर तरफ तो यही रूट मीन स्क्वायर स्पीड बन जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि VRMS अगर रूट कर दूं हर तरफ तो VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस अलोंग x एक्सिस, VRMS स्पीड अलोंग ऑफ द गैस अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू VRMS ऑफ द गैस अलोंग z एक्सिस, इट विल बी इक्वल टू v बाय रूट 3। ठीक है, तो v बाय रूट 3 भी क्या हो जाएगा? VRMS हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय रूट 3 टाइम्स ऑफ VRMS। ये भी एक रिलेशन है जो याद रख सकते हैं आप। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस और अलोंग z एक्सिस विल बी इक्वल टू 1 बाय रूट 3 टाइम्स ऑफ VRMS। पता नहीं क्या बग गया सर, कुछ हजम हुआ? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ फॉर्मूला ये है, ये तो स्पीड्स के बारे में है। अब ये क्यों बताया? क्योंकि इसी से रिजल्ट ड्राइव होता है। तो अब ऑब्वियसली हम ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं बट इससे रिजल्ट एक ड्राइव होता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। PV इज इक्वल टू 1 बाई 3 m इंटू n इंटू v स्क्वायर। सुना है कभी? इसी से आपके आइडियल गैस की इक्वेशन आती है। यहाँ पर जो m है दिस इज द मास ऑफ व्हाट? मास ऑफ द गैस या मास ऑफ मॉलिक्यूल? व्हाट इज दिस m here? स्मॉल m। सर गैस का मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, नॉट ऑफ गैस। स्मॉल m लिखा हुआ है। गैस के एक मॉलिक्यूल का मास है ये, तो मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल है सर ये। अच्छा सर, इसी तरह से आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू 1 बाई 3 m इंटू n v स्क्वायर कैन बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट? तो v स्क्वायर कैन बी रिटन एज इक्वल टू VRMS का स्क्वायर। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां से अगर आप VRMS की वैल्यू पुट कर दें तो इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT। यही आपकी जो आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है, PV इज इक्वल टू nRT। मेन तो खेल इसी पे चलता है बस, PV इज इक्वल टू nRT, मेन खेल इसी पे। ठीक है, तो PV इज इक्वल टू nRT। इसमें एक और चीज है, जिसको हम कहते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। और उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है, काइनेटिक एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू होती है, बार अगर कहीं पे लगा दूं तो समझ लो एवरेज की बात कर रहा हूँ। वो होती है सर 3/2 टाइम्स ऑफ P इंटू V। ये होता है, या 3/2 टाइम्स ऑफ nRT लिख सकते हो, या 3/2 टाइम्स ऑफ KT भी लिखा जाता है ना। इसी काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स दैट कैन इवन बी रिटन एज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ nRT भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, nRT, PV इज इक्वल टू nRT है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर द वैल्यूज ऑफ वेलोसिटीज एंड द काइनेटिक एनर्जीज। ठीक है, जिसमें से मेन जो खेल है या मेन जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT, व्हिच इज द आइडियल गैस इक्वेशन।
इसी खेल पे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और किस वैरायटी के क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे होते हैं तो वो अभी मैं बताऊंगा, पहले इसको नोट करिए। नोट करके बता दीजिएगा, हमें क्वेश्चंस पे आना है बेसिकली। डन सर। अब देखिए सर, रफ्तार में इस बात को करी जाए। मैं इरेज कर रहा हूँ भाई, फातिमा ने कहा कि हो गया भाई, तो मैं इरेज कर रहा हूँ। स्वालेहा, शिफत कलाम, शीबा रियाज, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, नबील भाई ने कहा है कि कर दो। ठीक है, चलिए अब देखिए इस पे जो क्वेश्चन की वैरायटी होती है, वो क्वेश्चन की वैरायटी क्या होती है, ये वाली वैरायटी हुआ करेगी आपको ज्यादातर। और ये इस वैरायटी को याद रखो, हर किताब में मिलेगा आपको। सॉल्व करने का तरीका, आइडियल गैस इक्वेशन लगाना है और आइडियल गैस इक्वेशन लगा के नंबर ऑफ मोल्स को कंजर्व करना है। देखो मैं पहले क्वेश्चन बताऊं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। आपको क्वेश्चन ये कहा गया है कि ये सर मान लीजिए कि ये दो चैम्बर्स हैं, ये दो बल्ब्स भी कह सकते हो बेसिकली, या दो कंटेनर कह सकते हो, और इन दोनों कंटेनर में कुछ गैस इंट्रैप्ड है, और ये पहले क्लोज है, ये बंद है पहले, है ना, ये बंद है कि मतलब इधर की गैस, लेफ्ट वाली गैस कैन नॉट गो टू द राइट पोर्शन, और राइट वाली गैस लेफ्ट वाले पोर्शन में नहीं जा सकती। ये इनिशियली, दिस इज द इनिशियल सिचुएशन। सर आपसे बोला कि सर यहाँ पर जो गैस है दैट इज इक्वल टू, इसका प्रेशर P1 है, इसका टेम्परेचर T1 एंड द वॉल्यूम इज बीन टेकन एज V। यहाँ पर जो गैस है इस वाले चैम्बर में, उसका प्रेशर है P2, इसका टेम्परेचर है T2 और इसका वॉल्यूम इज स्टिल V। ठीक है, अब आपसे कहता है कि ये तो हो गया सर इनिशियल कंडीशन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। आपसे कहता है कि अब हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया ना, ये ज्वाइन कर दिया, या आप ये कह सकते हो कि ये जो आपने वाल्व लगा रखा था, इस वाल्व को आपने खोल दिया। तो जब आप खोल देंगे तो क्या होगा, गैस एक एंड से दूसरे एंड पे भागेगी, किधर से किधर भागेगी, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ भागेगी। और तब तक भागेगी जब तक दोनों तरफ की गैस एक कॉमन टेम्परेचर प्रेशर को अक्वायर ना कर ले। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइनली क्या हुआ, फाइनली इसका प्रेशर, टेम्परेचर और वी, और इसका प्रेशर और टेम्परेचर और वी तो वैसे ही सेम था, प्रेशर टेम्परेचर, और ये जो वी प्रेशर और टेम्परेचर है ये भी इक्वल हो गए। चलिए, दिस इज द केस, फाइनल केस, दिस इज फाइनली। ठीक है, आफ्टर रिमूविंग दिस वाल्व, इसको आप वाल्व कह लो। वाल्व हटा देने के बाद गैस एक तरफ से दूसरी तरफ गई है, एंड फाइनली द प्रेशर टेम्परेचर हैज बिकम ऑल्सो इक्वल। तो आपको बताना है कि सर the ratio of P by T क्या होगा, what will be the ratio of the final pressure and temperature। final pressure और temperature का जो ratio आएगा, what would be the value of that final pressure और temperature का ratio। सवाल आप लोगों को समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अगर सवाल आप लोगों को समझ में आ गया तो इस सवाल पे बात करते हैं। सर ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ एक बात याद रखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज कंजर्व। मतलब एक तरफ से जो गैस जा रही है दूसरी तरफ, ठीक है, तो कितना भी उछल कूद कर ले गैस, ये जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है ना गैस के, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ भाई, प्रेशर बदल सकता है, टेम्परेचर बदल सकता है, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस कैन नेवर चेंज। ठीक है, और वॉल्यूम कंटेनर का होता है, याद रखिएगा। तो मैं वॉल्यूम ऑफ द गैस को की प्रॉपर्टी नहीं मान रहा हूं। मैं वॉल्यूम जो है वो कंटेनर का वॉल्यूम है। गैस की प्रॉपर्टी में क्या आएगा, प्रेशर आएगा गैस का, टेम्परेचर आएगा गैस का, या नंबर ऑफ मोल्स आएगा। तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, द ओनली थिंग विच इज नॉट चेंजिंग इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इन द टू चैम्बर्स। तो मान लीजिए इधर नंबर ऑफ मोल्स N1 है और इधर नंबर ऑफ मोल्स N2 है। ठीक है, तो जब ये मिक्स करेंगे तो ये मान लीजिए कि इसमें N1 ये डैश हो गया और इसमें N2 डैश हो गया। दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर द गैसेस आर मिक्स्ड टुगेदर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर पहले जो आपके नंबर ऑफ मोल्स थे N1 प्लस ऑफ N2, वो अभी भी किसके बराबर होंगे, N1 डैश प्लस ऑफ N2 डैश। इंडिविजुअल चैम्बर्स में नंबर ऑफ मोल्स वेरी करेगा, बट टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल स्टिल बी सेम, तो दैट विल बी कंजर्व। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स थ्रू आउट इज कंजर्व। और नंबर ऑफ मोल्स आप निकालेंगे कैसे, तो आपको ये जो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT,
इससे आप नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे लिख सकते हैं पीवी डिवाइडेड बाय आरटी, इसको आप यूज करते हुए नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से लिख दीजिए P1V1 डिवाइडेड बाय P1 V1 V तो सेम ही है, तो P1 V डिवाइडेड बाय R टाइम्स ऑफ T1, R इज द गैस कांस्टेंट, P2 V डिवाइडेड बाय R टाइम्स ऑफ T2। और यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर ये दोनों सेम है, दैट विल बी रिटन एज इक्वल टू PV अपॉन RT प्लस ऑफ PV अपॉन R। ठीक है, ये तो सेम हो गया ना। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो फाइनल प्रेशर एंड फाइनल टेम्परेचर आर सेम, तो इसलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो V विल कैंसिल आउट एवरीवेयर, R विल आल्सो कैंसिल आउट एवरीवेयर, तो इसको आप लिख सकते हैं सर P1 अपॉन T1 प्लस ऑफ P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P अपॉन T। P बाई T आपको निकालना है, तो आप P बाई T को ऐसे लिख सकते हैं सर, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जो रेशियो है, this can be written as equal to 1/2 times of P1 upon T1 plus of P2 upon T2। I hope आपको बात समझ में आ गई होगी। This is basically the required thing जो आपको पूछा गया था कि what will be P by T का रेशियो, तो P by T का रेशियो will be equal to 1/2 times of P1 upon T1 plus of P2 upon T2। नोट करिए, एक और क्वेश्चन ऐसा लेता हूं। हो गया? ओके, एक ऐसा और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। सर ऐसे क्वेश्चंस में मैं बार बार कह रहा हूं कि यू विल जस्ट कंजर्व द नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स एंड फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, यू जस्ट हैव टू कंजर्व दैट। तो देखिए फिर से आपको वैसा ही कुछ है कि आपकी ये दो कंटेनर है एंड दे हैव बीन कनेक्टेड बाय पाइप ऐसे, और इनिशियली ये क्लोज्ड है, ये इनिशियल सिचुएशन है। फिर से ये इनिशियल सिचुएशन, दिस इज द इनिशियल सिचुएशन, इनिशियली ये वाल्व बंद है। आपसे बोला जा रहा है कि इस वाले चैम्बर में इस तरफ जो है आपका M0 V0 P0 T0, these are the parameters for the gas in the left chamber, और राइट वाले चैम्बर में क्या है, N0 V0 P0 T0। ठीक है, ये ऐसे, एंड बोथ द चैम्बर्स वर मेंटेन एट द सेम टेम्परेचर इनिशियली। टेम्परेचर जो दोनों का है वो T0 है, T0 है, जो आपको दिखाई दे रहा है। फाइनली क्या करा गया कि एक एंड का जो टेम्परेचर उसको बढ़ा दिया, एक जो चैम्बर है उसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, उसको हमने एक अलग टेम्परेचर पे मेंटेन कर दिया। मान लीजिए कि वो टेम्परेचर कर दिया हमने इसका 2T0। तो जैसे ही आप 2T0 इसका टेम्परेचर करेंगे, और वाल्व को रिमूव भी कर दिया हमने साथ साथ, 2T0 टेम्परेचर कर दिया एंड वी हैव रिमूव द वाल्व, 2T0 टेम्परेचर करके वाल्व को रिमूव कर दिया। मुझे एक बात बताओ कि जब हम इसका टेम्परेचर 2T0 करेंगे, तो मुझे एक बात बताओ कि क्या सारी की सारी जो गैस का नंबर ऑफ मोल्स जो लेफ्ट वाले चैम्बर में वो अभी भी उतना ही रहेगा, या दैट विल चेंज? अगर इस वाले एंड का टेम्परेचर 2T0 कर दिया है, तो विल देयर बी एनी चेंज और नॉट? नहीं फातिमा, अब सेम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इस लेफ्ट वाले चैम्बर को आपने हीट करना शुरू किया। जब हीट करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप गैस की, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो गैस भागेगा ना भाई। आपने इस, अगर देखो इनिशियली P0 T0 सारे कंडीशन सेम थे, अब अगर वाल्व हटा दीजिए आप इनिशियल कंडीशन में, तो कोई गैस लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट नहीं जाएगी, बिकॉज द ऑल द पैरामीटर्स ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट ऑफ द कंटेनर इज सेम। बट अगर आपने इसका टेम्परेचर डबल कर दिया, तो पैरामीटर चेंज हो गया ना ऑटोमेटिकली। पैरामीटर चेंज हो गया तो नंबर ऑफ मोल्स इन बोथ विल नॉट बी सेम। ठीक है, ये N1 हो जाएगा, मान लो ये P0 हो जाएगा, और ये प्रेशर P हो जाएगा, मान लीजिए प्रेशर भी चेंज होगा, बट यस गैस तब तक भागेगी जब तक दोनों साइड का प्रेशर सेम ना हो जाए। इधर N2 हो जाएगा, इधर मान लीजिए वॉल्यूम तो वही रहेगा V0, ये P, और ये टेम्परेचर वही रहा T0। ठीक है, तो दीज आर द पैरामीटर्स। बात समझ में आई है? पहले यहाँ तक बताइए, बात समझ में आई है आप लोगों को? तो आपको इसमें जो पूछा जाएगा वो दो चीजें पूछी जा सकती है, मैं दोनों चीजें पूछ लेता हूँ। ठीक है, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो दो चीजें मैं पूछ लेता हूँ। फाइंड, क्योंकि सवाल में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ फाइंड P। एक पार्ट तो ये है, और दूसरा पार्ट क्या है, तो दूसरा पार्ट है कि आपको N भी निकालना है, मतलब व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इन द कंटेनर एट टेम्परेचर 2 N इन लेफ्ट चैम्बर। N निकालना है आपको किस वाले चैम्बर में? लेफ्ट वाले चैम्बर में, क्योंकि
नंबर ऑफ मोल्स इन बोथ द चैम्बर विल चेंज। तो n आपको लेफ्ट वाले चैम्बर में भी पूछा जा सकता है, राइट वाले चैम्बर में भी पूछा जा सकता है, किसी में भी पूछा जाए, तो ये पॉसिबिलिटी है भाई। टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो गैस ऑब्वियसली सम ऑफ द गैस विल लीक फ्रॉम द लेफ्ट कॉन्टिनेंट टू द राइट कॉन्टिनेंट, बिकॉज टेम्परेचर आपने बदल दिया, तो गैस को भागना पड़ेगा, और तब तक भागेगी जब तक दोनों साइड का प्रेशर सेम ना हो जाए। तो फाइनली द प्रेशर विल बिकम सेम। तो आफ्टर द प्रेशर बिकम सेम तो गैस का भागना बंद हो जाएगा। बट जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर बदला, तो गैस भागेगी, और तब तक भागेगी जब तक दोनों एंड पे प्रेशर सेम नहीं हो जाता। तो खैर, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए करना क्या है आपको, तो मैंने कहा है कि जब भी इस तरह के कंटेनर वाले सवाल होंगे, तो आपको एक ही काम करना है। क्या काम करना है आपको? नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व करना है। करके मुझे बताइए तो आंसर, कोई सा भी एक आंसर बताइए। नंबर ऑफ मोल्स आपको कंजर्व करना है, यू हैव टू कंजर्व द नंबर ऑफ मोल्स। जस्ट कंजर्व द नंबर ऑफ मोल्स एंड टेल मी द आंसर। एनीवन, कोई सा भी एक आंसर, कोई भी बच्चा। किसी भी बच्चे का आ जाए तो बता दीजिए। हुआ भाई, किसी का आंसर आया? 2/3 p0। नहीं, 2/3 p0 4 by is 3. not 4 by 3. 4/3। yes, 4/3 p0 will be the answer। very good। देखिए सर, सीधी सी बात है, फिर से आप, यस, 4/3 p0 इज द राइट आंसर। फिर से आप कुछ नहीं करेंगे, n1 प्लस ऑफ n2 इज इक्वल टू n1 डैश कह लो, n1 डैश प्लस ऑफ n2 डैश। अब आपको एक बात मालूम है कि n1 इनिशियली दोनों में नंबर ऑफ मोल्स सेम थे, तो इसको हम n0 प्लस ऑफ n0 कह सकते हैं भाई, सीधी सी बात है। फाइनली ये n1 प्लस ऑफ n2 हो गया है ना, तो ये 2n0 हो गया, ये दिस विल बी इक्वल टू n1 प्लस ऑफ n2। अब वैल्यूज पुट कर दो। n0 की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? तो n0 की वैल्यू पुट करने के लिए p0 v0, ठीक है, p0 v0 डिवाइडेड बाय rt नॉट, तो दोनों का p0 v0 सेम होगा, तो p0 v0 डिवाइडेड बाय rt नॉट मतलब ट्वाइस ऑफ p0 v0 डिवाइडेड बाय r टाइम्स ऑफ t नॉट, ये आ जाएगा। और n1 प्लस ऑफ n2 क्या लिखेंगे आप? तो n1 प्लस ऑफ n2 में आप यही लिखेंगे सर, p v0 डिवाइडेड बाय ये कितना, तो डिवाइडेड बाय r 2t नॉट, है ना। मतलब क्यों सर? क्योंकि इसका टेम्परेचर 2t नॉट हो गया, तो r मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर 2t नॉट प्लस ऑफ कितना, प्लस ऑफ p v0 डिवाइडेड बाय इसका टेम्परेचर कितना, तो t नॉट, तो r t नॉट, ठीक है, ये लिखा जाएगा सर। बाकी आप सॉल्व करिएगा अगर, तो यहाँ से v0 से v0, v0 से v0 उड़ गया, t नॉट से t नॉट, r और r से r t नॉट उड़ गया, तो ये वाला अगर आप सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2p नॉट, ये हो जाएगा 2p नॉट, है ना। और ये वाला सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 3p/2। तो इसका मतलब है p नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? p की वैल्यू बेसिकली कितनी हो गई? तो p की वैल्यू हमें चाहिए, तो p की वैल्यू हो गई 4 टाइम्स ऑफ p नॉट डिवाइडेड बाय 3। दिस इज योर आंसर फॉर, दिस इज द आंसर फॉर p।
पी का ये आंसर है। तो सर उसी तरह से अगर मुझे फाइनली किसी एक में बोला था नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ये वाला नोट कर लिया सबने, पहला वाला पार्ट आपको साथ साथ बोला नंबर ऑफ मोल्स निकालो, पहला वाला पार्ट आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इरेज कर रहा हूँ। जी आपको सर। कुछ नहीं करना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व करना है, बस सीधी सी बात है, आपको नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व करना है और आपने कर दिया। तो अब आपने नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व कर दिया, तो आपको यहाँ से प्रेशर की वैल्यू आ गई। जब प्रेशर की वैल्यू आ गई तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है लेफ्ट वाले चैम्बर में। तो कौन सी बड़ी बात है सर, आपको मालूम है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो लेफ्ट वाले चैम्बर में आप प्रेशर आप निकाल चुके हो। प्रेशर की वैल्यू आपको पता है, प्रेशर की वैल्यू पता है, वॉल्यूम वी ही रहेगा विच इज द वी नॉट। ठीक है, प्रेशर आप निकाल चुके हो 4/3 टाइम्स ऑफ पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय दिस इज वी नॉट इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ द लेफ्ट चैम्बर इज 2T नॉट। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ये आ जाएगा सर ट्वाइस ऑफ पी नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ आर टी नॉट। मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है। हो गया, इरेज कर रहा हूँ सर। चलिए सर, ज्यादा इस पे क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा बिकॉज इतना भी समय अपने पास नहीं है। मैंने 2 क्वेश्चन कराए, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। बस मेरे कहने का तात्पर्य इस पूरे क्वेश्चन के लिए ये था कि जब भी इस फॉर्म का क्वेश्चन मिलेगा तो यू जस्ट हैव टू कंजर्व द नंबर ऑफ मोल्स। भाई आपको इस फॉर्म का जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको नंबर ऑफ मोल्स को कंजर्व करना है लेफ्ट वाले पोर्शन और राइट वाले पोर्शन में। ठीक है, और उसके बाद फिर फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यू जस्ट हैव टू कंजर्व द नंबर ऑफ मोल्स ऑन बोथ द पार्ट्स ऑफ द कंटेनर। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तो आपको ये करना है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ और डेफिनेशन जैसी बातें अगर हम जल्दी से कर लें तो ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप लोगों ने सुना होगा शायद डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा क्योंकि उसमें टाइम बर्बाद होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का बेसिक मतलब क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स की इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ मोशन इन विच इट कैन store the total energy of the gas is known as degree of freedom। बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम को 2 तरीके से आप कह सकते हो। डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली एक तो ये बताता है कि भाई कितने तरह से इंडिपेंडेंटली मोशन हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट मोशन कितने हो सकते हैं, मतलब whether the gas molecule can only translate or it can rotate or it can vibrate। तो कितने तरह से इंडिपेंडेंट या कितने इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज पॉसिबल, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि किसी गैस का मॉलिक्यूल है और ये मोनो एटॉमिक गैस है, मान लीजिए मोनो एटॉमिक गैस मतलब एक ही एटम वाला गैस है, और तो एक ही एटम वाला गैस है तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये चल सकता है, ये रोटेट नहीं कर सकता। तो अगर मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ ये ट्रांसलेट कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट कैसे कैसे कर सकता है? तो इट कैन ट्रांसलेट अलोंग एक्स एक्सिस, इट कैन ट्रांसलेट अलोंग वाई एक्सिस एंड इट कैन ट्रांसलेट अलोंग जेड एक्सिस। एट द सेम टाइम इट कैन ट्रांसलेट अलोंग दीज 3 डिफरेंट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके कितने इंडिपेंडेंट मोशन है? तो 3 इंडिपेंडेंट मोशन है, और जितना इंडिपेंडेंट मोशन है तो उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम माना जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम से। ठीक है, एक तरीका तो इसको डिफाइन करने का ऐसे होता है। दूसरा तरीका इसी चीज को डिफाइन करने का है कि भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम इज बेसिकली द इंडिपेंडेंट मोड्स है ये, या इंडिपेंडेंट वेज हैं, तरीके हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ वेज या इंडिपेंडेंट मोड्स इन विच अ सिस्टम कैन पोजेस एनर्जी। मतलब कोई भी जो गैस का सिस्टम है या गैस सिस्टम आपका कितने इंडिपेंडेंट तरीकों से एनर्जी को पोजेस कर सकता है, या कितने तरीकों से उसके अंदर एनर्जी रह सकती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या मतलब है सर? देखो, अगर मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊं तो गैस की बेसिकली एक बात समझिएगा कि जो गैस है आपका, उस गैस की जो एनर्जी होती है ना, किसी भी गैस की एनर्जी, तो गैस की जो एनर्जी है बेसिकली वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज ओनली काइनेटिक इन नेचर। याद रखिएगा कि आप जो गैस पढ़ रहे हैं दैट ऑल ऑफ द गैस इज आइडियल गैस, जिसपे आपका काइनेटिक थ्योरी का अजम्पशन वैलिड होता है। और ये सारे के सारे जो गैस है वो ऐसे गैस है जिस पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का अजम्पशन वैलिड है। और ऐसे गैसेस के लिए आप हमेशा एक बात याद रखिएगा
कि ऐसे गैसेस में इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही इसकी इंटरनल एनर्जी होती है। देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस। व्हाई? बिकॉज हम ये अज्यूम करते हैं या ये हम मानते हैं कि ये जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, नाइदर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन nor the electrostatic force of attraction or repulsion or nor the magnetic force of attraction or repulsion। तो जब तक कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा तो इंट्रैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस gm1m2 डिवाइड बाय r नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी kq1 q2 डिवाइड बाय r नहीं होगा। ठीक है, तो द ओनली एनर्जी दैट द गैसेस द आइडियल गैस पार्टिकल पोसेस is because of its motion, by virtue of its motion या by virtue of its velocity, and that is the kinetic energy। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपसे बोला कि कितने इंडिपेंडेंट मोड्स में कोई भी गैस एनर्जी को पोसेस कर सकता है, दैट इज ऑल्सो बेसिकली कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में आप ये कह सकते हो, इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, या तो इंडिपेंडेंट मोशंस, या इसी को आप ये भी कह सकते हो, और नंबर ऑफ मोड्स या वेज जो भी कह लें आप, इन विच एनर्जी इज पोजेस्ड। दो तरीके हैं सर इसको डिफाइन करने के, एनर्जी इज पोजेस्ड। ठीक है, दो तरीके हैं। अब देखिए इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम में बेसिकली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसको आप एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और एफ बेसिकली क्या लिखते हैं आप, तो एक जनरल फॉर्मूला आप लोग लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू 3n माइनस ऑफ आर। 3n माइनस ऑफ आर में n क्या है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स है ये, n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स ऑफ कोर्स, मतलब मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ये, पार्टिकल्स। और ये जो R है, दिस इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शंस, इंडिपेंडेंट रिलेशन कह लीजिए, और रिस्ट्रिक्शन कह लीजिए, आपकी मर्जी है। इसका मतलब मैं अभी समझा देता हूं आपको, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन और रेस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर गैस मोनोएटॉमिक है तो मोनोएटॉमिक गैस में एक गैस का पार्टिकल या एक गैस का मॉलिक्यूल जो है, या एक गैस का एक एटम जो है, वो किसी दूसरे एटम के साथ किसी तरह से भी रिलेटेड नहीं होगा, लिंक्ड नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो एक दूसरे से बिल्कुल फ्री होगा। देयर वुड बी नो रिलेशन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस और द टू एटम्स ऑफ द गैस। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड अगर आपका गैस डायटॉमिक है, तो डायटॉमिक गैस के केस में आप ये कह सकते हो कि दो गैस के पार्टिकल्स या गैस के एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे होंगे, तो दे विल बी बॉन्डेड, और दे विल, इफ दे आर बॉन्डेड, तो देयर विल बी वन इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन द टू एटम्स ऑफ द गैस, राइट। ठीक है, तो ये मतलब है इसका इंडिपेंडेंट रिलेशन का। गैस अकेला तो किसी के साथ रिश्ता नहीं, गैस डायटॉमिक तो दो आपस में एक रिश्ता बना रहे हैं, गैस अगर ट्राइएटॉमिक तो ट्राइएटॉमिक में तीन एटम्स मिलकर एक रिश्ता बना रहे होंगे, तो तीन एटम्स के दो रिश्ते बनेंगे बेसिकली, तो वही उसके इंडिपेंडेंट रिलेशंस कहलाते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जनरली आपके तीन तरह के गैस है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, एंड थर्ड वन इज ट्राइएटॉमिक। तीन तरह के गैस, तो इनके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा जाएगा उसको लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, मोनोएटॉमिक का सीधा सा मतलब ये हो गया कि गैस के पार्टिकल्स वन है, डायटॉमिक मतलब दो एटम्स वाला, और ट्राइएटॉमिक मतलब सीधी सीधी सी बात तीन एटम्स वाला। तो ये तो हो गया आपका ये नंबर ऑफ रिलेशंस। अगर हम लिखें, ये इसको मैं ऊपर ऐसे लिख देता हूँ, ये मैं कैपिटल एन को डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर आर को डिफाइन कर रहा हूँ। आर का मतलब है नंबर ऑफ रिलेशंस, तो यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं, ये वन रिलेशन। और ये जो आपका जो ये ट्राइएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक, इसमें दो केसेस बनते हैं, ट्राइएटॉमिक के केस में दो केसेस बनते हैं। इसके दो केसेस को हम देखेंगे अभी कि फिलहाल दो केसेस कैसे बनते हैं। यहाँ पर ट्राइएटॉमिक गैस में जो नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे वो कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशंस ये वन है। ठीक है, यहाँ पर ये नंबर ऑफ रिलेशंस जो है आपके, वो देखिएगा, ये नंबर ऑफ रिलेशंस बेसिकली तीन बनेंगे। ठीक है, तो ये कैसे बनेंगे वो अभी हम समझेंगे, बट इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ट्राइएटॉमिक गैस में, लीनियर स्ट्रक्चर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर भी हो सकता है और नॉन लीनियर स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो इस हिसाब से आपके ये अलग अलग केसेस बनते हैं, इसमें दो फर्दर और केस बनते हैं।
तो देखिए सर, पहली बात तो अगर मोनोटॉमिक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सीधा सीधा 3, बिकॉज देयर इज नो नंबर ऑफ रिलेशंस, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सीधा सीधा 3 हो गया, तो F इज इक्वल टू 3 हो गया। इसमें अगर आप देखें डायटोमिक गैस में, तो डायटोमिक गैस में अगर आप देखेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा, 5 है ना। यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखो और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन कितना हो गया, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन 1 रखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये इस तरह से डायटोमिक इस तरह से आपके कनेक्टेड है। इसमें 5 में याद रखिएगा, ये जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया है ना, तीनों ट्रांसलेशनल है। ये सिर्फ और सिर्फ ये क्या कर सकता है, गैस का पार्टिकल सिर्फ ट्रांसलेट कर सकता है, तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए ये ठीक है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेशनल मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर जो है, यहाँ पर 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है और 2 जो है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो यहाँ पर बेसिकली 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जिसमें से 3 इज द ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम and 2 is the rotational degree of freedom. So that is why the combination is equal to 5 degree of freedom. अब इस केस में अगर आप देखें, इस वाले केस में, तो ट्रायटोमिक के केस में 2 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। एक को हम कहते हैं नॉन लीनियर स्ट्रक्चर और दूसरे को हम कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। 2 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम नॉन लीनियर कहेंगे और ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम लीनियर स्ट्रक्चर कहेंगे, ठीक है। ये 2 तरह के स्ट्रक्चर है ना। अगर नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है तो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर में जो इसका रोटेशनल है, rotational part of the motion, that will be considered all along the 3 axis, x axis, y axis, z axis, मतलब 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अज्यूम करते हैं हम, ठीक है। अगर नॉन लीनियर है तो उस केस में 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम अज्यूम करेंगे, तो ये हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 6, ठीक है। और अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो सिर्फ 2 ही डिग्री रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम अज्यूम करते हैं, तो दिस विल स्टिल बी इक्वल टू 5। लिख लिया? अब देखिए, इसी से रिलेट करके एक और चीज आ जाती है जिसको हम लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है सर, तो सुन लीजिए जल्दी जल्दी से। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि भाई जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उन सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम में गैस के ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पोजेसेस इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जीज एंड द ऑल द एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम। और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपसे ये कहता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अलॉन्ग जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ kT, ठीक है। कितनी होगी, हाफ टाइम्स ऑफ k into t, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं लिख देता हूं, एनर्जी एसोसिएटेड विद each molecule per degree of freedom is कितना होता है 1/2 kT, where k is what, k कोई बता सकता है k क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का नाम सुना है, लास्ट टाइम भी बोला था मैंने। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आपकी जो गैस की जो टोटल इंटरनल एनर्जी है दैट इज नथिंग बट दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। अभी बोला है मैंने, क्योंकि कोई फोर्स हम अज्यूम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस है, किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी, वो लिखा जा सकता है F/2 टाइम्स ऑफ nRT, वेयर F इज व्हाट, F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या चीज है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, या आप इस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कह सकते हैं, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस भी कह सकते हैं। याद रखिए, U का मतलब इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैन आल्सो बी कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो U को भी आप क्या लिख सकते हैं, F/2 nR मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। तो U को आप क्या लिख सकते हैं, F/2 मल्टीप्लाइड बाय N into R मल्टीप्लाइड बाय T, N into R multiplied by T. This is also the एनर्जी और इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। एसवी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एनआरटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P into V। तो दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, राइट। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस है ये, और इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मतलब ये सारी बातें आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में ही लिख रहे हैं।
कि अगर हमें किसी गैस की इंटरनल एनर्जी लिखना है तो हम सिंपली उसको F/2 टाइम्स ऑफ पीवी लिख सकते हैं या F/2 टाइम्स ऑफ एनआरटी लिख सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं किसी भी गैस के, तो गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि हाउ यू गो फ्रॉम वन स्टेट ऑफ द गैस टू अनदर स्टेट ऑफ द गैस। मतलब अगर आप ए से बी पे पहुंच रहे हैं, ए से बी पे पहुंच रहे हैं along path 1, along path 2 एंड along path 3, तो आप याद रखिएगा कि आप किसी भी पाथ के along चले जाएं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी along the path 1 will exactly be equal to the change in internal energy along the path 2 and that will also be equal to the change in internal energy along the path 3। इंटरनल एनर्जी जो है आपका स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी सुना होगा, इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। it is a state function means it only depends on the initial state and the final state of the gas. It doesn't depends on the how the state has been achieved or state has been reached। ठीक है, तो internal energy does not depends on the path। क्लियर हो गई बात? इंटरनल एनर्जी का अगर आपसे कोई चेंज पूछ ले, चेंज, तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होगा? तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा F/2 NR मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं F/2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये वाला टर्म भी चेंज हो जाएगा अगर डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं P2 V2 माइनस ऑफ P1 V1। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। एंड अनडाउटेडली इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो टेम्परेचर के चेंज पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कहीं पर टेम्परेचर ही चेंज ना हो, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आप ये कह सकते हो कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर आपने आइसोथर्मल प्रोसेस ले लिया, आइसोथर्मल प्रोसेस, change in temperature will be equal to 0, therefore change in internal energy will also be equal to 0। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डज नॉट चेंजेस। ठीक है सर, नोट करिए फॉर्मूलाज। डन सर। चलिए एक और डेफिनेशन देखें, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं जिसका नाम है मीन फ्री पाथ। देखो बेसिकली ये कि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम पॉसिबल डायरेक्शंस में भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में भागते हैं। तो जब भी वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में भागते हैं तो वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो कंटिन्यूअसली कोलाइड कर रहे होते हैं, है ना। तो किसी भी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो गैस का पार्टिकल है वो सेम डिस्टेंस कवर नहीं करता, मतलब इट कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस इन सक्सेसिव कोलिजंस। मतलब हर सक्सेसिव कोलिजन में जो ये डिस्टेंसेस कवर करता है वो एक दूसरे से अलग होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये सारे जो गैस का पार्टिकल ने जो जो डिस्टेंस कवर किया उन सबका हम एवरेज ले लेते हैं। मान लो कि गैस का पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, यहाँ जाके कोलाइड हो गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, कहीं कहीं कोलाइड होता गया, यहाँ पहुंचा। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, यहाँ 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 यहाँ, जहां जहां वर्टिसेस है समझो वहां वहां कोलिजन हुआ है, मान लो अगर। तो सारे जो पाथ लेंथ है वो अलग अलग है। मान लीजिए ये λ1 है, ये λ2 है, ठीक है, इसी तरह से ये λ3 है, मतलब ये λ2 λ3 जो भी है, ये λ3 है, ये λ4 है, इस तरह से। मतलब किसी भी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो पाथ लेंथ कवर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल इट विल नॉट बी सेम। तो इन सब का अगर हम एवरेज वैल्यू ले लें तो उसी को हम मीन फ्री पाथ कहते हैं, मतलब फ्रीली वो कितना चला। So the average of all these paths is basically called as mean free path, and that is nothing but λ1 plus of λ2 plus λ3, where individual λ1, λ2, λ3 are the individual distances between two successive collision। ठीक है, तो ये लैम्डा की जो वैल्यू आती है यहाँ से मीन फ्री पाथ की जो वैल्यू कैलकुलेट करके लिखी जाती है, दैट इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ पाई इंटू n मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, n का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और d क्या चीज है, तो d इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये जो d हमने लिखा है ना यहाँ पर, ये d
n है हो गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, और d क्या हो गया, d आपका डायमीटर हो गया, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है सर, ये आपका फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। डी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में याद रखिएगा ये पर यूनिट वॉल्यूम ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए हम मीन फ्री पाथ को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1/√2 टाइम्स ऑफ पाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मान लो कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज कैपिटल एन, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दो, मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर, ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत। वी यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है रे, वी वॉल्यूम है। तो लैम्डा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, लैम्डा कैन इवन बी रिटन एज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स ऑफ पाई मल्टीप्लाइड बाय एन इनटू डी स्क्वायर। कैपिटल एन के बारे में कोई बता सकता है व्हाट इज दिस कैपिटल एन हियर? ये कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम कैपिटल एन के टर्म्स में लिख रहे हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। वी क्या चीज है? वी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्लियर हो गई बात? इसी को फर्दर आप ऐसे भी लिख सकते हैं टेम्परेचर के टर्म्स में कि V कैन बी रिटन एज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं RT डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय √2 टाइम्स ऑफ पाई। ठीक है, ये V को हम लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय प्रेशर आ जाएगा यहाँ पर ये एवोगाड्रो नंबर आ गया मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। दिस इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ राइटिंग द सेम मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को लिखने का टेम्परेचर के टर्म्स में फॉर्मूला है, मीन फ्री पाथ को लिखने का वॉल्यूम के टर्म्स में फॉर्मूला बता दिया, मीन फ्री पाथ को एक जनरल फॉर्मूला जो है वो बता दिया। अच्छा, ये सबको समझ में आ गया कि Na कहां से आ गया सर? हाउ डिड यू गेट द Na इन दिस इक्वेशन? ये Na कहां से उड़ के आ गया, ये सबको समझ में आया कि Na कहां से आ गया? तुम लोग पूछते भी नहीं है, तुम सन्नाटे में बैठे रहते हो। भाई सीधी सी बात है, ये Na कहां से उड़ के आया? तो n इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। याद रखिएगा ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो आपको मालूम है कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखना हो, क्योंकि ये जो होता है nRT में ये n नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो अगर हमें मॉलिक्यूल लिखना है तो पीवी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? पीवी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये तो करते हैं आप, n/Na लिख सकते हैं RT, ऐसे लिख दीजिए। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं? तो यू आर राइटिंग द वैल्यू ऑफ n, कैपिटल N को आप लिख रहे हैं। तो अगर आप कैपिटल N को लिखेंगे या कैपिटल N/V को लिखेंगे, N/V की अगर वैल्यू लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर P(Na) डिवाइडेड बाय RT। ये ऐसे आ जाएगा सर, वही लिखा है आपने यहाँ पर, आपने एक्चुअली में वही लिखा है। हो गया? आप लोगों ने शायद नोट कर लिया था, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक छोटा सा सवाल सर, सवाल आपका ये है कि इफ द मीन फ्री पाथ ऑफ एटम इज डबल्ड, किसी एटम का जो मीन फ्री पाथ है उसको आपने डबल कर दिया, देन द प्रेशर ऑफ द गैस विल बिकम, देन द प्रेशर ऑफ गैस। अब देखो कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को सिर्फ इतना ही रटा हुआ है 1/√2 पाई n मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर, अगर वो उसको सिर्फ इतना ही रटा हुआ है तो वो प्रेशर का रिलेशन कभी भी लिख ही नहीं सकता है। आपको प्रेशर का रिलेशन तब पता चलेगा जब आपको तीसरा फॉर्मूला भी याद हो, या तीसरे फॉर्मूले के फॉर्म में इसको चेंज करना आपको आता हो, देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अगर आपको वो फॉर्मूला ही नहीं पता है तो आप नहीं लिख पाएंगे, सीधी सीधी सी बात है। तो सर सीधा सा सवाल है ये, इस सीधे से सवाल में करना क्या, आपको प्रेशर आपसे कहता है कि भाई इफ द मीन फ्री पाथ ऑफ द एटम इज डबल्ड, पाथ को आपने डबल कर दिया, तो तीसरा वाला अगर फॉर्मूला आप देखेंगे तो उससे आपको ये दिखाई दे जाएगा कि आपका जो मीन फ्री पाथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से। ठीक है, तो अगर आप इसको डबल कर देंगे तो ये, अगर मान लो कि इनिशियल ये केस है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब इनिशियल प्रेशर वाज P मान लीजिए, तो अगर आपका इसको डबल कर दिया आपने तो ट्वाइस ऑफ लैम्डा विल बी इक्वल टू 1/P डैश, दिस विल बी द सेकंड इक्वेशन।
यहाँ से आप पी डैश की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, पी डैश विल बिकम इक्वल टू p/2, दैट विल बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू हाफ, है ना। पी डैश कितना हो जाएगा, तो पी डैश हाफ हो जाएगा, यही तो होगा। कोई कष्ट? नो सर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थोड़ी सी बात हो गई आपके KTG पर, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एंड whatever is required in the kinetic theory of gases for NEET entrance exam वो मैंने करा दिया है। देखो बिल्कुल ईमानदारी की बात है कि आई एम नॉट फोकसिंग एग्जैक्टली ऑन जेई, द रीजन बीइंग कि भाई वो जेई के लिए मैं इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर नीट, पहला पॉइंट तो ये है सर। दूसरी बात ये है कि जेई का अभी 2-3 दिन में एग्जाम है, तो उसमें क्या हम टॉप मार लेंगे, तो इसलिए मैं नीट के इस पे चल रहा हूँ बेस पे। जेई अगर होता तो इसमें कुछ और चीजें भी ऐड की जाती हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई अच्छा उसकी बात भी करके कोई फायदा नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं कि भाई आपका ये आपका कोई ट्यूब है, उसके अंदर ये मरकरी रखा हुआ है, तो इधर गैस की प्रेशर, इधर गैस की प्रेशर बताइए, या गैस का वॉल्यूम बताइए। तो इसमें इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो खैर उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो नीट के लिए जरूरत ही नहीं है, ना नीट में आज तक पूछा गया, तो वी डोंट रिक्वायर दैट। अब हम आते हैं सर नेक्स्ट पोर्शन पे, थर्मोडायनेमिक्स। केटीजी में जो आपके लिए रिक्वायर्ड था वो मैंने बता दिया, उस पर क्वेश्चन बेस्ड आप करिए, जितने क्वेश्चंस करिएगा उतनी बुद्धि खुलेगी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन फंस जाए तो पूछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ना पूछें, बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स, अब हम आते हैं थर्मोडायनेमिक्स। इस पे कहानी नहीं सुनाऊंगा, थर्मोडायनेमिक्स पे कहानी आप फिजिक्स में सुन चुके हो, 11th में भी, केमिस्ट्री में भी सुन चुके हो, तो इसलिए कहानी सुनने का टाइम नहीं है अब। डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे बात करते हैं। और दूसरी बात यह कि इसको केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ज्ञान होना ही चाहिए। तो आपके डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है, और वो क्या क्या प्रोसेस है, तो सर स्टार्टिंग वन बाय वन अगर हम पहली बात करें थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस की, तो पहला प्रोसेस कौन सा सर है, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में आप सबको मालूम है कि आइसोबारिक प्रोसेस में द प्रेशर विल रिमेन सेम, है ना। आइसोबारिक प्रोसेस अगर है तो इसका क्या मतलब हो गया कि तो इसका इन्फॉर्मेशन है कि सर प्रेशर जो होगा वो प्रेशर आपका कांस्टेंट होगा, प्रेशर विल बी कांस्टेंट। ऐसा प्रोसेस जिसमें कांस्टेंट प्रेशर पे कोई प्रोसेस अगर कैरी किया जाए, मतलब गैस का एक स्टेट चेंज किया जाए फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उस केस में हम इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज आइसोबारिक प्रोसेस। दूसरा पॉइंट ये है कि सर इस वाले प्रोसेस के केस में हम ये भी कह सकते हैं कि पीवी अगर एनआरटी के बराबर है तो प्रेशर भी आपका कांस्टेंट है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, तो प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो मैं वी को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एनआरटी डिवाइडेड बाई पी भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब है कि इस पूरे प्रोसेस में आप ये भी कह सकते हैं कि एन आर बाई पी इज अ कांस्टेंट, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब आइसोबारिक प्रोसेस में आपको मालूम है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कोई कष्ट वाली बात, वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली, वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इस केस में अगर इसके ग्राफ्स ड्रॉ किए जाए, वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसके अगर ग्राफ्स ड्रॉ करूं तो इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्राफ है, ग्राफ देखते चलते हैं कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ ग्राफ, ग्राफ कैसा कैसा बनेगा। तो आपको एक बात पता है कि आपको एक बात पता है कि इसमें अगर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्राफ ड्रॉ करें तो सबसे पहला ग्राफ, एक बात तो क्लियर है कि सर वी वर्सेस टी का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, मानते हो। वी वर्सेस टी का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा बिकॉज दीज टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और इसका स्लोप क्या होगा, तो याद रखना अगर मैं इसका स्लोप बोल दूं ना, स्लोप, तो स्लोप इज नथिंग बट एन आर बाई पी। ठीक है, स्लोप इसमें क्या होता है, ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको किसी को कंफ्यूजन हो तो इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सकता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पर c नहीं है तो इंटरसेप्ट तो जीरो है, ये m हो गया, ये स्लोप हो गया, क्योंकि v और t के बीच का ग्राफ है, तो एन आर बाई पी इज अ कॉन्स्टेंट टर्म जो कि स्लोप का काम करेगा। दूसरी बात, आप एक बात और याद रखिएगा इस केस में कि आपका जो vt ग्राफ है दैट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट शुड ऑलवेज पास थ्रू द ऑरिजिन। vt ग्राफ is a straight line passing through origin. ये स्ट्रेट लाइन होगा और कहां से पास कर रहा होगा, ऑरिजिन से। समझ में आई बात। तो ये चलिए इधर प्रेशर, सर इधर क्या, तो इधर वॉल्यूम,
और ये आपका आइसोबारिक प्रोसेस, ये पहला केस। दूसरा केस, अगर आप इसका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का अगर आप ग्राफ लेते हैं, बिकॉज प्रेशर इज अ कांस्टेंट, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का भी अगर आप ग्राफ लेते हैं तो टेम्परेचर के साथ भी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ भी ऐसे होगा। अगर हम V वर्सेस T का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, जैसा कि मैंने आपसे बोला है, एंड दैट शुड पास थ्रू द ओरिजिन। और इसका जो स्लोप होगा, वो स्लोप मैंने आपको बता दिया कि स्लोप विल बी इक्वल टू NR/P। कोई कष्ट वाली बात शायद नहीं है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कभी ऐसे कह दूं कि भाई दो ग्राफ मैंने ले लिए, एक ग्राफ ये है सर, ये दूसरा ग्राफ ये है, ठीक है, ये दो ग्राफ है, ये ग्राफ, इसका स्लोप आपको मान लीजिए कि θ1 इज द एंगल एंड दिस इज द θ2। ये V वर्सेस T का ग्राफ अगर मैंने बनाया, दिस इज द V वर्सेस T, दिस इज द ग्राफ ऑफ V वर्सेस T। ये प्रेशर 1 है, ये प्रेशर 2 है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि विच ऑफ द टू प्रेशर विल बी ग्रेटर। इसमें प्रेशर कौन सा ज्यादा है? ये जो लाल से आपको मैंने ड्रॉ करके बताया, सर P1। P1, ऑफ कोर्स P1 इज ग्रेटर। नहीं समझ आया सबको शायद। स्लोप और P का जो रिश्ता है ना, वो इनवर्स है। देखो, स्लोप और P के साथ अगर आप देखो, तो स्लोप और P के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्सली रिलेटेड है ना। स्लोप और प्रेशर, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम, ठीक है। ये देखो यहाँ से, इसमें आप ये कह सकते हो ना, P इज इक्वल टू NR बाई स्लोप कह लो, मान लो। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि P1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ P2, क्योंकि P1 का एंगल छोटा है, मतलब स्लोप कम है, तो प्रेशर ज्यादा है। अच्छा, इस केस में अगर हम वर्क डन लिखें तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वर्क डन? वर्क डन विल बी सिंपली रिटन एज इक्वल टू, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है। वर्क डन लिखने का तरीका यही होता है, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन होता है PdV, ठीक है। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर आ गया, तो dV, ठीक है। V1 से लेके V2 तक इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, मतलब चेंज ऑफ वॉल्यूम से, तो P इंटू ये आप लिख सकते हैं डेल्टा V, ठीक है। ये आप वर्क डन की वैल्यू लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसी को आप चाहें तो टेम्परेचर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो वर्क डन कैन आल्सो बी रिटन एज इक्वल टू P डेल्टा V। P डेल्टा V कैन बी P डेल्टा V हो गया। इसको आप फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, NR मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। So these are all the concepts related to the isobaric process. अगर process isobaric हो तो this will be the case. लिखिए, बताइए। सर नोट कर लिया आप लोगों ने? नबील इमरान ने नोट कर लिया। अमन, अमन, अनीस, फातिमा, शीबा, शिफल, स्वालिहा, आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो this was about the isobaric process. Now we move to the next process, which is isochoric process. Isochoric process, अगर मैं आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करूं तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या है सर? तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए सर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, सीधी सी बात है। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आइसोकोरिक के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है। दूसरी बात, इसमें अगर प्रोसेस की इक्वेशन लिखी जाए तो दिस विल बी रिटन एज इक्वल टू PV इज इक्वल टू NRT। इसमें भी अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो PV इज इक्वल टू NRT, यही आइडियल गैस इक्वेशन होगी। बट इस केस में बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ NR/V मल्टीप्लाइड बाई T। इसका मतलब फ्रॉम दिस वी कैन राइट दैट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर,
ठीक है, इस प्रोसेस में P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो PT का जो ग्राफ होगा अगेन वो स्ट्रेट लाइन होगा, और वो कहां से पास करेगा, अब फिर से वो ओरिजिन से पास करेगा। तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, P वर्सेस T का ग्राफ ऑफ PT is a straight line passing through origin with slope equal to nr by v। ठीक है, ये आपका स्लोप होगा, ग्राफ पास करेगा ओरिजिन से, और स्लोप क्या होगा, तो स्लोप सर nr by v होगा। तो इस केस में फिर से हम बात कर लें, अगर तो फिर से अगर बात करें तो कुछ ग्राफ्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, प्रेशर वर्सेस आपका जो वॉल्यूम का ग्राफ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, इधर प्रेशर इधर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ इस केस में मैं ड्रॉ करूं तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो टेम्परेचर का ग्राफ इस तरह से बनेगा। इसी केस में अगर मैं P वर्सेस T का ग्राफ ड्रॉ करूं इन दिस सिचुएशन, तो P वर्सेस T का ग्राफ ऐसे बनेगा सर आपका। ठीक है, और इसका जो स्लोप है दैट स्लोप विल बी इक्वल टू nr by v। तो अगर सर मैं आपको ऐसे कह देता हूँ फिर से, जैसे मैंने उस केस में कहा था P वर्सेस T, अगर मैं दो ग्राफ ले लूं, देखो आपकी बुद्धि चेक करते हैं कि अगर मैं इसमें दो ग्राफ ले लूं, ये दो ग्राफ्स हैं, ये मान लीजिए कि ये θ1 है और ये इस वाले का जो एंगल है दैट इज θ2। ये दो ग्राफ लिया मैंने, एक का θ1 और एक का θ2। अब मुझे बता सकते हैं कि अगर ये V1 वॉल्यूम है, V2 वॉल्यूम है, तो विच ऑफ द टू इज ग्रेटर, तो ये V1 सेम या हो V2? जाएगा, सेम केस हो जाएगा V1। ऑब्वियसली बात है कि सेम केस होगा भाई, V1 इज ग्रेटर देन V2। अभी भी आप देखें तो स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V से, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका V कम, V मतलब वॉल्यूम। अच्छा, इस केस में जो वर्क डन होगा वो आंख बंद करके आप कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू सर 0 बिकॉज द वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग। जी सर ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, जैसे ये तो PT का है तो TP का भी आ सकता है, हाँ, किसी का भी आ सकता है। मतलब ग्राफ में इंटरचेंज। किसी एक्सिस, हाँ बिल्कुल, एक्सिस को इंटरचेंज करके आपको टेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। मतलब अगर ये टीवी का ग्राफ हो जाए, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, तो एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम हो जाएगा, तो एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम हो जाएगा, तो आपको मतलब अगर ये ग्राफ हम ऐसे ले लेते टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ, तो वॉल्यूम हो गया एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस शुड नॉट चेंज, तो आपका टेम्परेचर सिर्फ बढ़ना चाहिए, तो ऐसे आ जाता है ग्राफ। प्रेशर का कह रहा था मैं, टी और प्रेशर का। जी, सर T प्रेशर के और साथ P का कह रहा था। किसी का भी बना लो, पी और बी का अगर आपको ग्राफ बनाना है, मतलब तो वी और पी कर दूं, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा। यही पूछ रहे हो सर? जी सर, ये पूछ रहा था, कोई क्वेश्चन बेस पूछ रहा था मैं, जो आपने क्वेश्चन करना, क्वेश्चन बेस पूछ रहा था T और P का ग्राफ। अभी तो मैंने क्वेश्चन बेस को ग्राफ ही, मतलब ग्राफ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं बताया, मतलब आप स्लोप के टर्म्स में तो नहीं पूछ रहे हैं। जी सर, स्लोप के टर्म्स में। अच्छा, स्लोप के टर्म्स में अगर आप पूछ रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, जाहिर है कि ये वाला तो ये टी और ये पी अगर आप कर रहे हैं, तो टी और पी आप करेंगे तो ये अभी तक ये स्लोप आप जो ले रहे थे, ये स्लोप हो रहा था, और वो स्लोप आपको क्या दे रहा था, वो स्लोप आपको दे रहा था nr by v की वैल्यू। ठीक है, मतलब ये स्लोप nr by v कहलाता है ना। मतलब इस केस में यहाँ जो आप ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, तो ये वाला स्लोप होता है, और ये स्लोप आपको nr by v के बराबर होगा, एंड p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। बट इस केस में अगर आप स्लोप लेंगे तो इस वाले केस में जो स्लोप आएगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू nr by v। समझ रहे हैं? तो दैट विल बिकम इक्वल टू v by nr। सोच के देखो भाई, ये p अपॉन उल्टा हो t जाएगा। अगर है तो ये p अपॉन t की जो वैल्यू है ना, वो nr by v के बराबर है। समझ रहे हैं आप? मतलब स्लोप का मतलब tan थीटा, और tan थीटा मतलब p बाई t, और p बाई t की वैल्यू किसके बराबर सर? nr by v के बराबर। ठीक, मगर आप अगर उल्टा कर दें, इधर t ले लें और इधर p ले लें, आप इधर t ले लें और इधर p ले लें, तो अगर उल्टा कर देंगे, आप एक्सिस को इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या होगा, ये वाला स्लोप होगा, तो ये वाला स्लोप होगा तो t बाई p होगा, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू t बाई p, बट दैट इज नॉट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होता है? nr बाई v होता है। नहीं आ रहा? यस सर, आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये t बाई p करोगे तो v बाई nr बन जाएगा ना, तभी तो वही लॉजिक आएगी। ठीक है बच्चे, आगे बकूं? यस सर।
ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस आपको पता है, आइसोथर्म मतलब थर्म मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। दूसरी बात अगर आप लिखेंगे तो इक्वेशन ऑफ गैस इज इक्वल टू पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो दिस होल एनआर इनटू टी टर्म इज कांस्टेंट। तो पीवी की वैल्यू क्या आएगी, पीवी की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। इसका मतलब है कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो एक बात तो क्लियर है कि सर ग्राफ जो होगा इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप मतलब इसका अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप लिखूं, स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप की वैल्यू होगी डीपी बाई डीवी। और डीपी बाई डीवी अगर इसका स्लोप लिखा जाए तो ये होता है माइनस पी बाई वी। दिस इज द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। और ग्राफ अनडाउटेडली रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, इस केस में अगर हम ग्राफ्स ड्रॉ करें, इस केस में हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें सर इस केस में, तो इस केस में, इस केस के हम ग्राफ ड्रॉ करें प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ देखो सर, बिकॉज हमें ये बोला गया कि सर इस वाले प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ जो होगा ये ऐसे आएगा। इसी तरह से अगर मैं मान लीजिए कि सर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ होगा वो इस तरह से आएगा। ठीक है, ये इस केस में अगर मैं, इस केस में सर वाई डीपी बाई डीवी लिखता है क्या, नहीं नहीं, डीपी बाई डीवी है ये, सॉरी वाई नहीं है, डीपी बाई डीवी। इस केस में अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ जो होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ठीक है, इसमें आप ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, इस केस में अगर आप मान लीजिए कि ये दो आप ऐसे कर्व ले लें, ये दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ्स हैं, ये दोनों अगर आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ ले लें, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, ठीक है, तो इस केस में दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ ले लेंगे, तो इसका जो ये टेम्परेचर मान लीजिए T1 है, और इसका जो ये आइसोथर्म है दैट इज इक्वल टू T2। इन ग्राफ्स को आइसोथर्म भी कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो T2 विल बी ग्रेटर देन T1, T2 विल बी ग्रेटर देन T1। मतलब अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं ना, ठीक है, तो ये जैसे जैसे आपका ये स्ट्रेट लाइन आगे भागेगा, वैसे वैसे टेम्परेचर हम ये मानेंगे कि बढ़ रहा है। तो ये आइसोथर्म कहलाता है। आइसोथर्म पे जितने आगे आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ऐसा ड्रॉ करते जाओ, वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो आपको टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो जितना आगे की तरफ जाओगे उतना टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसमें वर्क डन अगर हम लिखेंगे, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, तो इस केस में जो वर्क डन आता है आपका, वो आता है 2.303। तो 2.3 मैं ले रहा हूँ nRT मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस ऑफ 10 V2 बाई V1। ठीक है, या इसी वर्क डन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सारी कहानी वही 2.3 nRT log 10, और इसको आप P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं, प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, या आप इसको वॉल्यूम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर द वर्क डन। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और चीज समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस हम आगे करेंगे, बट अभी इतने पे क्वेश्चंस हम करें, इससे पहले कुछ और बातों को हमें समझ लेना है। और वो बातें क्या है, तो उस बात का नाम है सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLTD, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहता है ये फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट यू प्रोवाइडेड टू गैस और टू अ सिस्टम, तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ हीट है वो जब भी आप किसी सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे, तो वो सिस्टम में दो तरह से काम करेगा। कुछ अमाउंट ऑफ हीट विल इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ हीट विल डू सम वर्क। मतलब आप अगर किसी गैस को हीट कर रहे हैं, तो हीट विल बी यूज्ड अप इन टू वेज। some portion of it will change the internal energy of the gas and some portion of it will do work। क्या मतलब सर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि ये गैस ले लिया आपने और इसको सिलेंडर में रख दिया, और यहाँ पर एक ढक्कन है जिसको हम पिस्टन कह रहे हैं, और इस गैस को आपने हीट करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, गैस एक्सपैंड होगी। गैस एक्सपैंड होगी तो वर्क होगा। तो कुछ पोर्शन ऑफ द हीट जो उसने गैस ने ऑब्जॉर्व किया, कुछ पोर्शन ऑफ द हीट विल बी यूज्ड अप इन डूइंग वर्क, एंड द रिमेनिंग पोर्शन क्या करता है, तो टेम्परेचर को चेंज कर रहा है, तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। बिकॉज इफ द टेम्परेचर चेंजेस, इंटरनल एनर्जी विल चेंज।
तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि डेल्टा क्यू इज नथिंग बट इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इज नथिंग बट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू। जो भी अमाउंट ऑफ हीट आपने चेंज किया है फॉर द सिस्टम दैट विल बी यूज्ड अप इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस डूइंग सम वर्क, तो डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, अब हमेशा याद रखिए कि आप जब हीट सप्लाइड, कभी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि हीट सप्लाइड या हीट रिजेक्टेड, तो ऑब्वियसली ऑलवेज यूज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी हीट सप्लाइड या हीट रिजेक्टेड का क्वेश्चन हुआ करे तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे, तो आप हमेशा यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें कुछ साइन कन्वेंशन है, यू नीड टू रिमेंबर दैट साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है इसका? साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है? तो साइन कन्वेंशन ये कहता है कि सर वर्क डन अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है सर? या आप ये भी कह सकते हो साइन कन्वेंशन में कि एक्सपेंशन अगर हो, एक्सपेंशन एक्सपेंशन, तो उस केस में हम वर्क डन को पॉजिटिव मानेंगे। एक्सपेंशन अगर हो रहा हो तो गैस अगर एक्सपैंड कर रही हो तो वर्क डन को हम कैसा लेंगे? पॉजिटिव। अगर कंप्रेशन हो रहा हो, गैस कंप्रेस हो रही हो, इफ द गैस इज बीइंग कंप्रेस्ड, तो कंप्रेशन के केस में हम वर्क डन को कैसा लिखेंगे? तो वर्क डन विल बी टेकन एज नेगेटिव। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन पॉजिटिव, अगर कंप्रेशन होगा तो वर्क डन निगेटिव आएगा। एक्सपेंशन का मतलब ये हुआ कि गैस वर्क कर रही है, और एक कंप्रेशन का मतलब ये हुआ कि गैस पे वर्क हो रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव या निगेटिव इसके बेसिस पे आप लिख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि सर, दूसरी बात आपको मालूम है कि आपकी जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो आपने लिखा था F/2 टाइम्स ऑफ P2 V2 माइनस ऑफ P1 V1। या तो आपने ऐसे लिखा था, या आपने यही फॉर्मूला ऐसे भी लिखा था कि F/2 टाइम्स ऑफ NR मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T। अगर मान लीजिए कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो इस केस में आप कहेंगे कि डेल्टा यू जो है आपका वो पॉजिटिव है। और अगर मान लीजिए कि इफ टेम्परेचर की वैल्यू जो है आपकी वो डिक्रीज कर रही है, तो आप इस केस में क्या कहेंगे कि डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो डेल्टा यू पॉजिटिव, और टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, तो फाइनल विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ इनिशियल। और आपका जो टेम्परेचर है वो अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी घट रही है, तो फाइनल विल बी लेस देन दैट ऑफ इनिशियल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि हीट गिवन टू अ सिस्टम, मतलब अगर आपने एनर्जी दिया, क्यू गिवन टू सिस्टम, गिवन टू सिस्टम, अगर आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड किया किसी सिस्टम को, तो क्यू गिवन टू सिस्टम विल बी टेकन एज पॉजिटिव, एंड क्यू गिवन आउट बाय सिस्टम, गिवन आउट बाय सिस्टम, अगर सिस्टम ने हीट बाहर रिजेक्ट कर दिया, गिवन आउट बाय सिस्टम, अगर सिस्टम ने हीट बाहर रिजेक्ट कर दिया, तो ये सिस्टम का जो हीट है जो सिस्टम बाहर रिजेक्ट करेगा, दैट विल बी टेकन एज टू बी नेगेटिव। बात समझ में आई? इसमें एक और चीज याद रखिएगा कि अगर कभी भी आपको पीवी डायग्राम दे दिया जाए, इफ आई गिव यू पीवी डायग्राम, खैर वो आगे बता दूंगा, पीवी डायग्राम में आगे देता हूं, पहले तो अभी बातों को समझ लेते हैं। ये नोट करिए, कर लिया? अब देखिए सर, इस पे क्वेश्चन समझते हैं। एक्चुअली में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कहानी तो सुनाने के लिए 2 साल आपको सुनाया ही गया है ऑलरेडी। भाई ये वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का आपको ग्राफ गिवन है, ये ऐसा। आपसे बोला गया यहाँ पर वॉल्यूम V0 है, यहाँ पर वॉल्यूम 2V0 है, यहाँ पे टेम्परेचर T0 है, ये टेम्परेचर वाली एक्सिस है, यहाँ पे टेम्परेचर 2T0। ठीक है, ये आपको वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ गिवन है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये आपको वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ गिवन है। आपसे इसमें कुछ चीजें पूछी गई हैं, आपसे क्या क्या चीजें पूछी गई हैं मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या पूछा गया है। आपको पूछा गया है कि सर ये जो आपके जो प्रोसेसेस हैं
मतलब ए से बी, इस पॉइंट को मान लीजिए कि ये ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो ए से बी से सी, सी से A। ये जो प्रोसेस है इसमें तीनों प्रोसेस में यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन, you have to find out the change in internal energy and you have to find out the amount of heat rejected। मतलब आपको ये जो तीन प्रोसेस गिवन है, स्टेप्स गिवन है, तीन प्रोसेस आपको तीन स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं इस कर्व में, तो आपको तीनों में क्या करना है, इन तीनों में यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। ये स्टेप्स हैं, स्टेप्स 1 2 एंड 3, तीन स्टेप्स हैं, आपको कैलकुलेट करना है कि सर व्हाट विल बी द वर्क डन, what will be the change in internal energy and what will be the amount of heat given to the system, और heat absorbed या heat rejected का पूरा रिलेशन निकालना है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पहले तो ये निकाल लो कि आपको सवाल पूछा जाएगा, सवाल क्या पूछा जाएगा, पहले मैं वो भी लिख देता हूं, कैलकुलेट Q रिजेक्टेड अपॉन Q एब्जॉर्ब। इस पूरे प्रोसेस में कितनी हीट रिजेक्ट हुई और कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ, उसका रेशियो आपसे सवाल में पूछा गया। मगर जब भी ऐसा सवाल आए तो इसके रेशियो को निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप आप करेंगे क्या, सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर आपको रेशियो निकालना है तो आपको टोटल हीट कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, कहां पर हीट रिजेक्ट हो रहा है। और हीट कैलकुलेट करने के लिए आपको मालूम है कि डेल्टा क्यू मैंने अभी बताया था, डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू। तो डेल्टा यू प्लस ऑफ डब्ल्यू निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए भाई, आपको क्या क्या चाहिए, आपको डेल्टा क्यू अगर आपको निकालना है तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी चाहिए आपको, और दूसरा आपको वर्क डन भी चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे बोला वर्क डन भी निकालिए तीनों प्रोसेस में, और तीनों प्रोसेस में क्या निकालिएगा, 1 2 3, दीज आर द थ्री प्रोसेसेस। इसमें आपको वर्क डन निकालना है और साथ साथ क्या निकालना है, तो साथ साथ आपको ये भी निकालना है कि व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर आप ध्यान से देखें, मुझे कोई बता सकता है कि ए टू बी व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इट इज इट आइसोथर्मल, आइसोबारिक और आइसोकोरिक, व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस इज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का प्रोसेस कौन सा है, कौन सा प्रोसेस है ये ए से बी तक। ऑब्वियसली इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट आप फातिमा। प्रेशर तो ये कांस्टेंट है आपका आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक, ए से बी तक आइसोकोरिक है भाई, क्योंकि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है ए से बी तक, टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है। बी से सी में अगर आप देखेंगे तो बी से सी में यू कैन ऑब्जर्व दैट कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये आइसोथर्मल हो गया, बिल्कुल सही बात। और आपका सी से ए में कौन सा प्रोसेस है, ये सी से ए में अगर आप जा रहे हैं तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, मतलब इस वाले पार्ट के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। ये तभी हो सकता है जब प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, ये दिस प्रोसेस विल बी आइसोबैरिक प्रोसेस। बात शायद समझ में आ गई होगी कि दीज आर द थ्री प्रोसेसेस दैट यू गेट फ्रॉम गोइंग फ्रॉम A टू B, B to C, C to A बैक अगेन। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में तो वर्क डन जीरो हो गया, सीधी बात है, आइसोकोरिक प्रोसेस में तो वर्क डन होगा ही नहीं, आइसोकोरिक प्रोसेस हैज नो वर्क डन। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम वर्क डन लिखें तो वर्क डन इन द प्रोसेस नंबर 2 will be equal to 2.3 multiplied by nRT multiplied by log of V2, ठीक है, डिवाइडेड बाय V1। log याद रखिएगा बेस 10 है, तो V2 डिवाइडेड बाय V1। क्लियर, बेस 10 क्यों, क्योंकि 2.3 से आपने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखा है, तो बेस 10 हो गया। तो इसको आप फर्दर क्या लिखेंगे, 2.3 मल्टीप्लाइड बाय nr मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर जिस पे आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, तो B से C तक आइसोथर्मल प्रोसेस है, एंड द टेम्परेचर इन दिस केस इज गिवन एज 2T0। दिस विल बी इक्वल टू log of V2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ V0 डिवाइडेड बाय V1, V0, है ना, ये ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व, अच्छा ये बेस 10 है याद रखिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.3 nr मल्टीप्लाइड बाय 2T0 एज इट इज log बेस 10 log 10 2, इसकी वैल्यू होती है 0.301, आपने सुना होगा शायद वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये पूरा मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 1.4 टाइम्स ऑफ nRT नॉट। आपको मेरी बात समझ में आई, log 2 की वैल्यू, log बेस 10 2 की वैल्यू 0.301। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 0.30 ले लीजिए, या आपने यूज किया होगा रेडियो एक्टिविटी में भी, पता नहीं करा भी है या नहीं। तो खैर ये जो वर्क डन आएगा दिस विल बी इक्वल टू 1.4 टाइम्स ऑफ nr टाइम्स ऑफ T0, और वर्क डन फ्रॉम C टू A अगर हम लिखें, वर्क डन फ्रॉम C टू A, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो देखिए एक बात समझिए कि यहाँ पर वॉल्यूम V0 है, यहाँ पर वॉल्यूम V0 है, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम V0 है, बट यहाँ पर वॉल्यूम 2V0 है, और फिर यहाँ पर वॉल्यूम V0 है। तो आइसो इस वाले प्रोसेस में आप C से A पे जा रहे हैं, तो अगर आप वर्क डन निकालेंगे इन द प्रोसेस नंबर 3 तो दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V लिखा जाता है, जिसको आप ऐसे भी लिखते हैं कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर यहाँ पर गिवन नहीं है तो PV को हम nr के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं nr मल्टीप्लाइड बाय T2 माइनस ऑफ nr मल्टीप्लाइड बाय T1।
ऐसे लिखा जा सकता है? आप लोग मेरी बात समझे मैंने क्या किया? तो यहाँ पर का जो टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू 2T नॉट है, और यहाँ पर का जो टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू T नॉट। तो ये आप 2T नॉट से T नॉट पे जा रहे हैं, तो ये जो वर्क डन आएगा दैट विल बी निगेटिव। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो वर्क डन फ्रॉम C टू A आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ NR T नॉट। ये आपका वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, अब एनर्जी अगर आप इंटरनल एनर्जी का चेंज लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी का चेंज, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा? तो मैं आपको एक बात बता दूं, आइसोकोरिक प्रोसेस हो या कोई सा भी प्रोसेस हो, इंटरनल एनर्जी का चेंज आपने क्या बोला था? F/2 टाइम्स ऑफ NR मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। चेंज की वैल्यू तो आपने यही बोला था। अब अगर ये गैस, मैंने बोला नहीं है कुछ भी, तो अगर गैस नहीं बोला है तो मोनो एटॉमिक मान लो। वैसे तो आपको गैस मेंशन रहेगा, मैं इस क्वेश्चन में बताना भूल गया। तो खैर आप ये मोनो एटॉमिक मान लीजिए। सर आप ये कह सकते हो सर ये डाई भी तो हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है, बट ये क्वेश्चन का पार्ट है जो मैं आपको बताना भूल गया। ये मोनो एटॉमिक दे दूं तो मोनो एटॉमिक मानिएगा, डायटोमिक दे दूं तो डायटोमिक मानिएगा। तो ये मोनो एटॉमिक मान लीजिएगा इस गैस को। अगर मोनो एटॉमिक ले लिया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई, तो 3/2 टाइम्स ऑफ NR मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। तो लिखेंगे डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी इस प्रोसेस में? तो NR मल्टीप्लाइड बाय T नॉट लिखेंगे आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप प्रोसेस A से B पे जा रहे हो, तो B पे आपका टेम्परेचर 2T नॉट है और A पे T नॉट है। तो इसका मतलब आप इसको क्या लिखेंगे? 3/2 टाइम्स ऑफ NR मल्टीप्लाइड बाय T नॉट। दूसरा वाला प्रोसेस आइसोथर्मल है। मैंने आपसे बोला आइसोथर्मल में कोई इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं होता है, तो देयर इज नथिंग टू बी रिटन फॉर द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इन दिस प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस जो है आपका, वो तीसरा प्रोसेस आपका आइसोबेरिक प्रोसेस है। आइसोबेरिक प्रोसेस में अगर आप जाएंगे तो फिर से डेल्टा यू आप यही लिखेंगे 3/2 टाइम्स ऑफ NR, मगर इस बार टेम्परेचर आप लिखेंगे T नॉट माइनस ऑफ 2T नॉट। तो ये वाला जो वैल्यू आएगा दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ NR मल्टीप्लाइड बाय कितना? मल्टीप्लाइड बाय T नॉट। तो यहाँ लिखा जाएगा माइनस ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ NR मल्टीप्लाइड बाय T नॉट। क्या मैं अकेला सीख सीख के खुश हो रहा हूँ या सबको बात समझ आ रही? पता नहीं हजम हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को। अब पहले केस में अगर आप, आ रही है सर, तो पहले केस में अगर आप हीट निकालेंगे तो हीट की वैल्यू सीधी आ गई। ये दोनों को ऐड करो तो हीट की वैल्यू कितनी आ गई? हीट की वैल्यू आ गई 3/2। 3/2 को आप चाहे तो 1/0.5 भी लिख सकते हैं, 1.5 NR T नॉट, ये आपका हीट। और इस प्रोसेस में इन गोइंग फ्रॉम A टू B यू आर एब्जॉर्बिंग हीट। ये हीट एब्जॉर्ब हो रहा है सर, ये हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। ABS मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है। दूसरे पोर्शन में आइए, दूसरे पोर्शन में अगर आप देखिएगा तो 1.4 मल्टीप्लाइड बाय NR T नॉट, बिकॉज इन दोनों का सम लेंगे आप। इस केस में भी हीट क्या होगा? इस केस में भी हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। सर आपको कैसे पता? दोनों केस में एक्सपेंशन हो रहा है। मतलब इस वाले केस में एक्सपेंशन हो रहा है, इस वाले केस में अगर आप देखें, इस वाले केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है बट टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस वाले केस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है मगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है। इस वाले केस में जब आप C से A पे आ रहे हैं तो C से A आने में आपका वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। इसका मतलब है कि हीट क्या कर रही होगी? हीट रिजेक्ट हो रही होगी, क्योंकि गैस दब रही है। तो हीट क्या हो रहा होगा? हीट रिजेक्ट हो रहा होगा। बात समझ में आई? हीट रिजेक्ट हो रहा होगा। तो इसमें अगर आप नेक्स्ट वाले थर्ड वाले केस में आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2.5 NR T नॉट। कैसे सर? ये 1.5 और ये 1, तो ये जो हीट है दैट विल बी रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड। अब आपको पूछा क्या था? हीट एब्जॉर्ब टू द हीट रिजेक्टेड का रेशियो पूछा था। तो एक केस में हीट रिजेक्ट हो रहा है और बाकी इन दोनों केस में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। दोनों को ऐड कर देंगे तो हीट एब्जॉर्ब की वैल्यू निकल आएगी और उसको डिवाइड कर दीजिए हीट रिजेक्टेड से, तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा। डन सर, तो बहुत कर लिया सर। बाकी कहानी सुनाने का आज मन नहीं है, बाकी कहानी कल सुनेंगे। मतलब कल मतलब नेक्स्ट क्लास में सुनेंगे सर। अगर आप लोगों ने ये नोट कर लिया तो बाकी इसी तरह की चर्चा नेक्स्ट क्लास में आपका थर्मो खत्म कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की कहानी सुनते हैं। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।